हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजीज और पॉलिश में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 10 तक ऑफ कंपनीज एक्ट। और इससे पहले वाली पुरानी वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक, जिसके साथ हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स भी पढ़ा था। इस वक्त हम सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 10 तक पढ़ेंगे और साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 7 प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात करता है। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है कि आपकी कंपनी आखिर रजिस्टर्ड कैसे होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाके आपकी कंपनी को रजिस्टर किया जाएगा। इन सारी बातों को सेक्शन 7 में लिखा गया है। और सेक्शन 7 कहता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने इलाके के मतलब जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस इलाके के रजिस्ट्रार को जमा करना होगा सारी डॉक्यूमेंट्स को, और रजिस्ट्रार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा कि हाँ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपके सब्जेक्ट मैटर के अंदर घूमता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो आपकी इंटरनल मैटर को डील करता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट के कॉपी वहाँ पे चाहिए रजिस्ट्रार के पास। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है? सेकंड डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन चाहिए। किसके मतलब कौन देगा वो डिक्लेरेशन? आपके कंपनी के एडवोकेट देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट देंगे, कंपनी सेक्रेटरी देंगे। ये लोग एक डिक्लेरेशन देंगे एक फॉर्म में और बोलेंगे कि हाँ ये कंपनी बनने लायक है और कंपनी बनानी चाहिए, इन्होंने सारे रूल्स को गाइडलाइंस को फॉलो किया है। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? दो डॉक्यूमेंट हुए। थर्ड डॉक्यूमेंट एक एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट मतलब वो मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो कहूँगा सच कहूँगा। वैसे ही जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा, जो पहला डायरेक्टर होगा, वो एक एफिडेविट लिख के देगा कि हाँ उसने आज तक किसी भी कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं की है। थर्ड डॉक्यूमेंट हुआ। तो ये मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट जमा होंगे डॉक्यूमेंट्स के रूप में। फोर्थ डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए, मतलब जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है मतलब रजिस्टर्ड होने वाली है उस इलाके का एड्रेस प्रूफ चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब का डिटेल्स चाहिए। उन सब का नाम, सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, तो उनके सारे डिटेल्स चाहिए। उनको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म नंबर 16। इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इसके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसको भी अपनी पूरे डिटेल्स जमा करनी होंगी। डिटेल्स में क्या बोलेगा? उसका डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, उसका नाम, उसका सरनेम, ये सब कुछ जमा करेगा एक फॉर्म में। अगला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? अगला डॉक्यूमेंट जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसको कहना होगा, मतलब एक डिक्लेरेशन में कहना होगा कि एक डायरेक्टर लगभग 20 कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर मान लें कि सुमित नाम का एक इंसान है जो एक कंपनी में डायरेक्टर है और ये जो कंपनी भी बन रही है इसमें भी वो डायरेक्टर होगा फर्स्ट डायरेक्टर, तो उसको एक डिक्लेरेशन देना होगा लिखित में लिखा हुआ कि हाँ मैं उस कंपनी में एक डायरेक्टर हूँ और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए भी राजी हूँ और मैं अपनी पूरी कंसेंट देता हूँ और पूरे रूप से काम करूँगा। तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा और जितने डिक्लेरेशन मैंने कहा, एफिडेविट कहा, ये सारे एक डॉक्यूमेंट्स एक फाइल के रूप में रजिस्ट्रार के पास जमा होंगे। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के उनको रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा कि हाँ आज से आपकी कंपनी स्थापित हुई। उसमें उसके साथ और क्या देगा? उसके साथ मतलब उसी सर्टिफिकेट में लिखा होगा कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कि आज से आपकी कंपनी बन गई और आज से आपकी कंपनी स्थित है। तो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब एक कंपनी का जो भी फीचर्स है कि वो अपने नाम पे कुछ खरीद सकता है, बेच सकता है, एसेट्स बना सकता है, ये सारे अधिकार एक कंपनी को मिल जाएंगे। इसके बाद के प्रोविजन सेक्शन 7 ऐसे कहते हैं कि अगर
कोई भी फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइबर कोई भी जानकारी अगर देता है जो कि फ्रॉडुलेंट है, झूठ है, जानबूझकर, तो उनके ऊपर सेक्शन 447 के तहत मामला चलाया जाएगा। सेक्शन 447 कहता है कि अगर आपने कोई भी झूठ बोला है, मतलब झूठ बोलकर कंपनी बनाई है, तो आपको कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा हो सकती है, और जितने अमाउंट का घपला है उस अमाउंट के 3 गुने का आपको फाइन देना पड़ सकता है। इसी प्रोविजंस में आगे कहा है कि इन मामलों को नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल देखेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखेगा, मतलब NCLT देखेगा। तो ये जितने भी कंपनी लॉ के मैटर होते हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देखता है, और इनके जज को पूरा पावर दिया गया है कि ये एक कोर्ट के रूप में काम कर सके। अगर ये चाहे तो कंपनी बंद भी कर सकते हैं, या जैसी ऑर्डर इनको ठीक लगे वैसा ऑर्डर ये पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में। सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी कहा जाता है। सेक्शन 8 को लाइसेंस कंपनी कहा जाता है। जैसे मान लें कि आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, और कंपनी किस लिए? चैरिटी के लिए। आप दूसरों का मतलब दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, तो आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं, जैसे रिलायंस एक कंपनी है ना, लेकिन रिलायंस कंपनी का एक और कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन। देखें, इसके नाम में कंपनी नहीं लगा हुआ है, मतलब ना तो PVT लिमिटेड लगा हुआ है ना ही लिमिटेड लगा हुआ है, लेकिन ये कंपनी है। इस कंपनी का नाम कैसा है? रिलायंस फाउंडेशन। सेम टाटा ट्रस्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन, ये सारे जितने भी कंपनी के नाम मैंने लिए हैं, ये सब एक चैरिटेबल कंपनी है। और ये कंपनी किसके तहत रजिस्टर्ड हुई होगी? ये कंपनी सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है। और इनसे पहले, मतलब ये 2013 से पहले भी तो था, 1956 वाले कानून में ये सेक्शन 25 में था। तो सेक्शन 8 क्या है? जैसे अगर मान लें, मतलब चले फॉर एग्जांपल कि रिलायंस फाउंडेशन को खोलना है और अंबानी खोलना चाहते हैं रिलायंस फाउंडेशन को, तो कैसे खोलेंगे? तो सेक्शन 8 कहता है कि अगर आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अंबानी को ले लेते हैं कि अगर अंबानी को एक कंपनी खोलनी हो, मतलब रिलायंस फाउंडेशन खोलना हो, तो क्या किए होंगे और कैसे खोले होंगे। तो जैसे आपको पता है कि ये जो ISL फुटबॉल का जो लीग है वो रिलायंस फाउंडेशन कराती है, और नीता अंबानी उसकी मालकिन है। तो ये कंपनी का जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो किसी भी सब्सक्राइबर या मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसका पर्पस ही है कि जो भी प्रॉफिट होगा फिर वो उसी गोल में लग जाएगा। तो ये कंपनी का मकसद ही है चैरिटी करने का। इस कंपनी का मकसद ही है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, इनको डेवलप करने का। तो जितना भी पर्पस है, ये पर्पस चैरिटी के रूप में करना है। इसलिए सेक्शन 8 को चैरिटेबल कंपनी भी कहा जाता है, और इनको लाइसेंस कंपनी सेक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कंपनी खोलनी है, तो पिछले वाले में आपने क्या देखा कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और उनको रजिस्ट्रार के पास जमा कर देना है, फिर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कंपनी खोलनी है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन करना होगा। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक लाइसेंस के लिए। इसीलिए इस कंपनी का नाम लाइसेंस कंपनी भी है, इसीलिए इस सेक्शन का नाम लाइसेंस कंपनी भी है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर हम एक चैरिटेबल कंपनी खोलना चाहते हैं सेक्शन 8 के तहत। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है, तब आप सारे डॉक्यूमेंट अपने रजिस्ट्रार के पास जमा करेंगे, तब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। और अगर आपको इस कंपनी को रजिस्टर करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? सेम जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उनको जमा करना होगा। और आपको अपने एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब का एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। एक फ्यूचर इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेट जमा करना होगा कि इतने रुपए का आपका खर्चा हो सकता है और इतने रुपए की आपकी कमाई हो सकती है। इन कंपनियों के नाम के बाद लिमिटेड नहीं लगा रहता है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा रहता है, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन कंपनियों के नाम के पास फाउंडेशन लगा रहता है। इन कंपनियों के नाम के अंत में
एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, कन्फेडरेशन, काउंसिल, ऐसे वर्ड्स लगे होंगे। ये कंपनी एक चैरिटेबल पर्पस के लिए ही खोला गया है। इन कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं ये बांटे नहीं जा सकते आपस में, और इनको बांटना सख्त मना है। इन कंपनियों में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, और ये कंपनी चलाना बहुत आसान है। इस कंपनी में फ़ायदे भी हैं। जैसे इस कंपनी में ATG में छूट भी मिलती है। ATG क्या है? एक इनकम टैक्स है। मतलब जैसे अभी आपने पता है कि अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए PM केयर्स फंड में, तो ये जो 25 करोड़ रुपए हैं ये एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। मतलब उनकी जो अगले साल की जो इनकम टैक्स जब वो भरेंगे, तो अगर मान लो कि 50 करोड़ का इनकम टैक्स वो भरते हैं, तो 25 करोड़ जो उन्होंने पिछली बार दिया था वो माफ़ हो जाएगा। तो ये कंपनी जो है वो ATG का फ़ायदा देती है और बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट को भी प्रमोट करता है। इसीलिए सेक्शन 8 को इस वाले प्रोविज़न में भी रखा गया है, इसलिए इसको चैरिटेबल कंपनी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 कहता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मतलब रजिस्टर हो गया है तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेगा। जैसे एक कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के ओनर से बिल्कुल अलग सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी मतलब अगर मैं एक केस करता हूँ, जैसे अगर जियो कंपनी का जो सिम है वो अगर ठीक से काम नहीं करता है, तो मेरा जो केस होगा वो जियो कंपनी पे होगा, ना कि मुकेश अंबानी पे। तो जियो कंपनी और मुकेश अंबानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि कंपनी की अपनी एक एंटिटी बन जाती है, एक परपेचुअल सक्सेशन बन जाता है। मतलब कंपनी के चलाने वाले भले मर जाएं, लेकिन कंपनी स्थापित रहती है, कंपनी आगे बढ़ती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच भी सकती है। कंपनी अपने नाम से केस खा भी सकती है और अपने नाम से केस कर भी सकती है। तो कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में काम करने लगेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन से पहले ये सारे लाभ नहीं मिलेंगे। अगर मान लो मैंने आज एक कंपनी खोलना है, अमित कंपनी, तो अगर मैं तो खोलना चाहता हूँ, तो जब तक कंपनी खुलती नहीं है तब तक उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। लेकिन कंपनी खुलने के बाद मैं और कंपनी दो अलग व्यक्ति हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का फायदा है कि कंपनी और कंपनी के मालिक को अलग अलग रखा जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, अगर सब्सक्राइबर, जैसे 10 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, अगर उन्होंने सिग्नेचर किया है, डिक्लेरेशन दिया है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एक एग्रीमेंट में बंध गए हैं कंपनी के साथ, और कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हो गया है। तो उनको सब कुछ एक एग्रीमेंट में जैसे मानकर चलना होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है, कुछ नियम कानून मानने होते हैं, कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करना होता है हर सब्सक्राइबर्स को, तो ये करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो इसको एक डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, जिसके ऊपर एक एक्शन भी लिए जा सकते हैं। और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक और इफेक्ट है कि अगर मान लो कि मैं सब्सक्राइबर हूँ और मैंने कंपनी बनाते वक्त कहा था कि 5 लाख अभी देता हूँ, 5 लाख बाद में दूंगा, तो इफेक्ट के कारण क्या है कि जो मैंने 5 लाख दिए हैं वो ठीक है, जो बाकी हैं 5 लाख उसको ड्यू कंसिडर किया जाएगा। मतलब मैं अभी भी वो पैसा कंपनी को दूंगा, और कंपनी उस पैसे को लेने के लिए पूरे अधिकार रखती है, और कंपनी वो पैसे मेरे से ले सकती है, वो मेरे खाते में ड्यू माना जाएगा। तो सेक्शन 7 हमको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता है। सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी क्या है ये समझाता है। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद कैसे परफॉर्म करती है। और सेक्शन 10 हमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का इफेक्ट बताता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रोविजंस आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? जैसे आपने किसी का मर्डर किया और बाद में आपको जब पुलिस पकड़ी तो आपने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि भैया मर्डर करना भी सजा है इस देश में।
हमारे देश में तो ठीक है, मतलब सपोज आप बांग्लादेश या किसी एक ऐसे कंट्री से आए हैं जहाँ पे मर्डर करना लीगल है, मैं नहीं कहता कि बांग्लादेश में लीगल है, अगर आप एक ऐसे कंट्री से आए हैं, इट्स अ एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे कंट्री से आए हैं जहाँ पे मर्डर करना लीगल है और आप इस कंट्री में पहुँचे और आपने एक मर्डर किया, बाद में जब पुलिस ने आपको पकड़ा तो आपने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि मर्डर करना इलीगल है और इसके लिए हमको सज़ा मिलेगी। क्या आप ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमको पता नहीं था? नहीं, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस भी कंट्री में जाएं उसका कानून जानना आपका ड्यूटी है। ये एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस जैसा है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जैसा, ये अपने आप में एक पब्लिक नोटिस है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अपने आप में एक पहले से ही ऐलान कर रखा है कि भैया इस देश में मर्डर करोगे तो तुमको सज़ा मिलेगी। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। किसको जानना होगा? जो इस देश में नया आया है उसको जानना होगा। तो आखिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनीज एक्ट में कैसे काम करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार के पास जमा होता है, और ये दोनों क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मतलब आप जब भी चाहें तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाके उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पैसे देके उसके कॉपी ले सकते हैं, ये सारे काम आप वहाँ जाके कर सकते हैं। भली बात, चलो बहुत बढ़िया। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। मतलब ये एक एडवांस नोटिस है। एडवांस नोटिस है किसके लिए? पब्लिक के लिए। अब यहाँ पे उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई बात लिखी है जो आपने नहीं पढ़ा और आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको ये बात पता ही नहीं थी। अगर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आपका जानने का कर्तव्य है। आप नहीं कह सकते हैं कि हमको तो पता ही नहीं कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ लिखा है। आप नहीं कह सकते कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में बात करता है। इवन इफ आप एक गरीब लेबरर हैं, आप ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये जानना आपका अधिकार था और आपकी ड्यूटी भी। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें आपकी गलती, ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता। इग्नोरेंस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। आपका इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं बन सकता। सेम वैसे ही अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा हो चुका है रजिस्ट्रार के पास, तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी एग्रीमेंट जमा हुआ है, उन सारी बातों को जानना आपकी ड्यूटी है। और आपको अगर बिना पढ़े, बिना उन सब बातों को जाने हुए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें कंपनी का डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। मैं समझाता हूँ एक केस के जरिए। केस का नाम है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति। ये केस का जो फैक्ट है कि एक कंपनी है, कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा है कि अगर इस कंपनी जब कभी भी मॉर्टगेज रख के प्रॉपर्टी और पैसा उठाना चाहती है पब्लिक से, तो इसको 3 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर का। अगर इन तीनों का सिग्नेचर नहीं होगा तो कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी का मॉर्टगेज नहीं रखा जा सकता और लोन नहीं उठाया जा सकता। इसके बावजूद भी इस कंपनी ने 2 लोगों का सिग्नेचर किया और मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर वहाँ पे मिसिंग था। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि जब तक तीनों का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक लोन मतलब मॉर्टगेज नहीं रखा जा सकता। बढ़िया बात है। अब कंपनी गई वाइंडिंग अप में, मतलब अब कोर्ट बंद कर रही है कंपनी, तो जो अपोजिट पार्टी था उसने कहा कि ये जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है वो हमें मिलना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था मॉर्टगेज का वो वैलिड ही नहीं है, वो तो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि वहाँ पे 3 लोगों का सिग्नेचर चाहिए था, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर और वर्किंग डायरेक्टर। अगर तीनों का सिग्नेचर नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं थी। तब जो अपोजिट पार्टी था वो बोला कि ये बात हमको पता नहीं थी। तो कोर्ट ने बोला ये बात आपको पता कर लेनी चाहिए थी। यहीं से वो प्रिंसिपल प्रूफ होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको वो बात जान लेनी चाहिए थी कि हाँ 3 लोगों का सिग्नेचर होगा तो ही मॉर्टगेज लोन दिया जा सकता है। और अगर आपने बिना पढ़े कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है
तो जो अपोजिट पार्टी होगा, इस प्रिंसिपल के अनुसार, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अनुसार, अगर आपने बिना पढ़े कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो इसका पूरा फायदा कंपनी को जाएगा और आउटसाइडर को लॉस फेस करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और सेक्शन 7 to 10 समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया हमारा वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दूसरों के साथ भी शेयर करें।